बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन भी है। यकीनी तौर पे आप अपनी तमाम मसरूफियात से जो ईद से जुड़ी हुई होती हैं उनसे फ़ारिग हो चुके होंगे और इसके बाद आप तैयारी कर रहे होंगे कल एक दोबारा से एक एक्टिव और एक मुतहर्रिक किस्म की अपनी कारोबारी ज़िंदगी, अपनी दफ्तरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो जारी करना था इक़्तिसादी सर्वे 2025 का, वो उन्होंने जारी कर दिया। और उसके बाद कल जो है 10 जून है और वादे के मुताबिक कल वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर देगी, जिसके बाद सूबाई हुकूमतें अपना बजट लेकर आएंगी। हम जब इस इक़्तिसादी सर्वे को देखते हैं जो कि आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से पेश किया गया, उनका ये कहना है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। उनका ये भी कहना है कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है। अगर हम अफरात ज़र के हवाले से देखें तो कुछ अरसा पहले हमें जो 38% पर अफरात ज़र यानी कि महंगाई बढ़ने की शरह नज़र आती थी, वो हमें 1 से 2% पर भी नज़र आई। और सालाना बुनियादों पर अगर हम वसी पैमाने पर देखें तो आज जो हुकूमत की तरफ से फ़िगर जारी किया गया वो 4.6% का था। जो बड़ी बात हुई वो ये है कि जो हमने जीडीपी की ग्रोथ करनी थी, हमने जो तरक्की करनी थी, उसका फ़िगर 2.7% रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा फ़िगर नहीं है, लेकिन अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं तो हमें जो जीडीपी की ग्रोथ है वो हमें ज़ीरो में नज़र आती है। कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। उससे पहले जब कोरोना था तो हम मनफी में भी गए थे। उसके बाद दोबारा हमने संभलना शुरू किया, हम ज़ीरो पर आए और ज़ीरो के बाद 2024 में 2.5% पर आए और इस वक्त 2.7% पर मौजूद हैं। लेकिन बड़े बड़े ऐसे हमारे पास इशारिये मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हम बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। जैसे कि आप शरह सूद को देख लीजिए कि एक बरस पहले ये 22% पर थी, लेकिन 1-1.5 बरस के अरसे में ये 11% पर आ चुकी हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि महंगाई जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र कहते हैं, वो सिंगल डिजिट पर इस वक्त मौजूद है। ज़र मुबादला के हमारे ज़खायर में इजाफा होता चला जा रहा है। और जब हम कर्ज़ों की बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से जो लोग जो दावा किया जा रहा है, जो लोग मईशत को समझते हैं वो इस पर फ़ख्र भी कर सकते हैं, इस पर सुकून का इजहार भी कर सकते हैं कि हमारे कर्ज़े जीडीपी के 68% से कम होकर 65% पर आ गए हैं। अगरचे हम इस पर तशवीश भी कर सकते हैं कि कर्ज़े जो हैं 76,000 अरब पर पहुंच गए, लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिवली यानी कि आप फिगर्स में इसको खाली नहीं देख सकते, आप इसके मुकाबले में इंडिया को देखें, नरेंद्र मोदी को देखें जो हम पर तंज करते हुए तकरीरें करता है कि हम कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि हम इस वक्त अपनी जीडीपी के जब हम अपने डेब्ट की बात करते हैं, अपने कर्ज की बात करते हैं जीडीपी के रेशो से, तो हम 65% पर हैं और तुम इस वक्त 82.5% पर मौजूद हो। तो फिर कशकोल किसका बड़ा हुआ? कर्जे लेने के लिए कौन ज़्यादा जाता है, किसके ऊपर ज़्यादा कर्ज है, ये खुद ही साबित हो जाएगा। बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस और भी हैं जो आज बयान की गई, जैसे कि तरसीलात ज़र। ये मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन की तरफ से भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है और पाकिस्तान ने जो इक़्तिसादी इस्लाहात की हैं, जिस तरह फाइलिंग सिस्टम को बेहतर किया है, जिस तरह काले धन की तरसील को रोका है या हुंडी और हवाला जैसी चीज़ों पर काबू पाया है, इसके नतीजे में एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान जो कि पिछले बरस 30 अरब डॉलर की जो हमारी रेमिटेंसेस थी उससे बढ़कर आगे बढ़ते हुए इस वक्त 38 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है, यानी 8 अरब डॉलर। वो तमाम पैकेज जो कि हमें IMF ने देना था वो सारे का सारा जो है उससे भी कुछ ज़्यादा हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने अपनी हुकूमत पर, अपनी रियासत पर, अपने सिस्टम पर, अपने लोगों पर एतमाद करते हुए दे दिए हैं। बड़ी बात है, टैक्स वसूली में 26% इजाफा हो गया है। फाइलर्स की तादाद जो है इस वक्त दोगुना पहले से बयान की जा रही है। जब हम करंट अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं वो हमें सरप्लस नज़र आता है। हम ये देखते हैं कि मईशत का हुजम जो कुछ अर्सा पहले 372 अरब डॉलर पर था वो 411 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। यानी कि आप बिल्कुल इसको इस तरह देखिए कि किसी फैमिली में कोई होनहार औलाद आती है, कोई बेटा ऐसा आता है जो काम करना जानता है, तो वो अपने माँ बाप की दी हुई दौलत, अपने ख़ानदान की दौलत में इजाफा करता है। और अगर कोई नकम्मा और बेकार बेटा आ जाता है तो वो नखट्टू होता है, नाअहल होता है, तो वो पहले से मौजूद दौलत को भी
पीछे ले जाता है। जैसे कि माजी की अभी कुछ अर्सा पहले वाली एक हुकूमत 320 अरब डॉलर की जीडीपी को 270 अरब डॉलर पर ले गई थी, एक बड़ा पीछे उसने धक्का दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 411 अरब डॉलर जो है वो हमारे पास इस वक्त फिगर मौजूद है। फ़ीकस आमदनी की बात की जाए 162 डॉलर के इजाफे के साथ ये भी हमें बेहतर नज़र आती है। बरामदात में हमें 6.8% इजाफा नज़र आता है। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है, 52.6% इजाफा हमें अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आता है। इस वक्त जो हमें ज़राअत में नज़र आता है कि हम अपना टारगेट हासिल नहीं कर सके, सनत में हम कुछ करीब नहीं जा सके, खिदमात में थोड़ा सा कुछ मसला है, यानी कि कुछ जगहों पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ज़राअत को देखते हैं, इसको मैं ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या प्लस है क्या माइनस है, इस पर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि जब हम आज इक़्तिसादी सर्वे को देख रहे हैं, जब हम कल बजट की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको उन लोगों के साथ डिस्कस करें जो इकानमी पर, मईशत पर हकीकी नज़र रखते हैं, जो इसका हिस्सा हैं, जो इसमें किरदार अदा करते हैं। ड्राइंग रूम के खिलाड़ियों की बजाय जो हकीकी इसके प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ आज बात करें। पाकिस्तान टेलीविज़न पर सच के साथ, हक़ाइक़ के साथ, जुर्रत के साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम है, जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जवाद साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ हमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मियाँ अबूज़र शाद, जो कि अभी बैरून मुल्क है, अभी फ्लाई करने वाले हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन कॉल पर। मैं इसके साथ ही मशकूर हूँ मलिक शाहिद सलीम साहब का, जो कि साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और शाहिद सलीम साहब के साथ साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ राना तारिक का, आप पैटर्न इन चीफ हैं चेन स्टोर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के, यानी कि वो बड़े बड़े तमाम स्टोर्स जहाँ से आप ख़रीदारी करते हैं, बड़े एतमाद के साथ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रिटेल में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। राना तारिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक अमूमी सब तबसरा चाहूँगा जवाद साहब आपसे। आज जो एक सादी सर्वे पेश हुआ, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ अहदाफ हम हासिल नहीं कर सके, कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? हम ये पॉजिटिव है, आगे बढ़ने वाला है, शानदार है, नहीं है? नजम भाई देखें, पहले जब हमने अभी आपने जब प्रेम्बल दिया तो हम ज़ीरो ग्रोथ रेट से नेगेटिव पे गए, नेगेटिव से हम पॉजिटिव पे गए, 2.5 पे आए, 2.7 पे आए। इसको मैं इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ी बंद हो जाए तो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको पहले कुछ उसके साथ ट्यूनिंग करनी पड़ती है, फिर पुश करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। धक्का लगाते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है, धक्का लगाने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर दौड़ना शुरू होती है, ऐसा फिर ऐसा स्पीड पकड़ती है, फिर मोमेंटम पकड़ती है। तो अब मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सख्त माशी फैसले। अच्छा, इसको एक और जवाब, एक और मिसाल दी जा सकती है, वो ये है कि जब गाड़ी ढलवान पर जा रही हो तो वो खुद तेजी के साथ नीचे जा रही होती है, और आपको उसको रोकने के लिए और दोबारा ऊपर लाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको। तो वो जो था, गवर्नमेंट ने हमने बैड पैच से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल फैसले भी किए, चीज़ें की, ऐसे ऐसे फैसले किए जिसके ऊपर हम और आप भी तनकीद करते रहे, सारे लोग करते रहे, लेकिन वो उस वक्त करने नागजीर थे। वो किए, उसका नतीजा ये निकला कि आज हम ये बैठे हुए डिस्कस भी कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम किसी तरफ निकले हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स हमारे बहुत कम हुए, हमारा जो एग्रीकल्चर अभी पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन उसको अगर हम ओवरऑल देखें तो वो एक दो क्रॉप्स को माइनस करें तो वो बहुत बेहतर है। इसी तरह हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, हमारे आईटी सेक्टर जो है उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। ये कुछ नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, और एकदम हर चीज़ नहीं हो सकती, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये वो टाइम है कि यहाँ से हम गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करती है, जो IMF ने हमें एक प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए मैक्सिमम अपने जो सेक्टर हैं जिनको हमने स्क्वीज़ किए थे उनको रिलीफ देते हुए जब गाड़ी को पुश करेंगे तो ये हमारा एक टाइम है जिससे हम टेक ऑफ पोजीशन में जा सकते हैं और बिग पुश के साथ हमारी इकॉनमी आगे निकल सकती है। क्योंकि हमारा एक ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है ग्लोबल इकॉनमी में या एक ग्लोबल स्ट्रेटजी में, या जो हमारा हमने पहले महसूस जीता, अच्छा, बाकी तमाम चीज़ें ठीक ही नजर आ रही हैं, लेकिन जो ज़राअत के हवाले से खासतौर पे कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने एक फैसला किया, एक तो हमें कपास में जो 30% कमी का सामना करना पड़ा, वो एक बहुत बड़ा डिप हमें नजर आता है। दूसरा, हमें गंदम में, कपास के साथ गंदम में नजर आता है, और ये कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत ने एक फैसला किया कि इमदादी कीमत नहीं दी जाएगी, और उस फैसले की वजह से कहा जा रहा है कि गंदम की पैदावार में कमी हुई। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, पंजाब हुकूमत का फैसला अचानक नहीं आया,
ये पंजाब हुकूमत का एक फैसला, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट के नाम से, जो शहबाज शरीफ साहब जब पहले वजीर आला थे यहाँ पे, अपनी पहली टर्म की थी, ये उसके बाद से शुरू हुआ था। इसको कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने थे कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप आउट करना था अपने आप को, इस तरह की तमाम जो जिसमें मार्केट इंटरवेंशन होती हैं, गवर्नमेंट रोकती है, जो कंट्रोल हम करती कहते हैं कारोबारी सरगर्मियां नहीं हुकूमत को फ्री करनी मार्केट करनी थी गवर्नमेंट ने, तो ये उसका है। और फिर हम एक और चीज़ भूल जाते हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट को तो सारे बैठ कर आराम से गाली देते हैं, उसने कीमत मुकर्रर नहीं की। सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी कीमत मुकर्रर की थी? केपी गवर्नमेंट ने कौन सी की थी? सिर्फ क्या पंजाब चाहिए। अच्छा, ये दिलचस्प बात है, ये नुकता दिलचस्प पंजाब है। हाँ, पीपल्स पार्टी जब हमें तनकीद करती आप हुई वो या कर देते ना, वो PTI 5,000 करती हुई कर देते, नजर पूरे आती है। पंजाब की गंदम वहां चली जाती। सही। इसमें क्या मसला था? ये देखें, किसी को भी गाली देना आसान है, लेकिन वो जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तनकीद उसके करना आसान है। अच्छे जो स्टांस हैं, अच्छे स्टेप्स हैं, उसको नहीं देखते। पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कार्ड दिया। किसान कार्ड क्या है? किसान कार्ड छोटे किसान को, बड़े किसान को नहीं, छोटे किसान को एक क्रेडिट लाइन मुहैया कर रहा है बिना सूद 6 महीने के लिए, कि वो उससे सीड खरीद सके, वो उससे फर्टिलाइजर खरीद सके, वो उससे डीजल खरीद सके, वो उससे स्प्रे खरीद सके, तमाम इनपुट्स उससे खरीद सकता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और वो उसको 6 महीने में उतारेगा। अब 6 महीने का आपका क्रॉप पैटर्न साइज होता है। जब वो उसको गवर्नमेंट ने 6 महीने 1 लाख रुपए दे दिया, उसके अंदर मैंने जब लेके जाकर खरीदा, खरीद के उसको अपना लगाया, अब मार्केट हम मानते हैं क्रैश की, मेरी अब होल्डिंग कैपेसिटी है, मैंने किसी साहूकार को सूद नहीं देना, तो मैंने अपने दाने रख के मैं इसको 2 महीने भी होल्ड कर सकता हूँ। अभी मेरी क्रेडिट लाइन एक्सपायर नहीं हुई। कुछ लोगों को जरूरत है, आप अपनी सम पोर्शन उठा के बेच देते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, अगला काम करते हैं। बिल्कुल सही। इसका एक और पहलू ये हमें आप है कि अपने जब किसान हुकूमत को, जो है, हुकूमत जब गंदम खरीदती थी तो कई सौ अरब का कर्ज लेती थी, और उस कर्ज से गंदम सब्सिडाइज की जाती थी काश्तकार को, और गंदम महंगी हो जाती उसके नतीजे में, क्योंकि हुकूमत बड़े रेट पे खरीदती थी। फिर उसके बाद वो उस पर सूद अदा करती थी उसी पैसे के ऊपर। फिर जब दोबारा शहर का गरीब मजदूर जब वो गंदम खरीदने के लिए जाता था, उसको महंगी मिलती थी, फिर वो कई सौ अरब रुपए देकर उसको सब्सिडाइज करती थी सस्ता करने के लिए। यानी पहले खुद महंगा करती थी, फिर खुद सस्ता करती थी। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, कौन सी साइंस है जो लड़ाई जाती थी। अच्छा, उसमें भी एक और मजे की बात है कि पूरी अर्बन पॉपुलेशन तो गरीब नहीं है ना, उसमें अमीर गरीब के फर्क से सबको आटा मिलता था सस्ता, जो गलत है। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मुझे खुद खरीदना चाहिए अपनी जो प्राइस है, और दूसरा अफोर्ड नहीं करता तो उसको सब्सिडी दे। जैसे बीएसपी में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है, यानी अपनी उनको सपोर्ट दे रही है। गवर्नमेंट ने अब जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, IMF भी कहता है, वो कहता है कि टारगेट सब्सिडी हो, जो डिजर्व करता है उसको सब्सिडी दें, सही, जो डिजर्व नहीं करता। चलें इसी पर मलिक शाहिद सलीम साहब की तरफ। शाहिद साहब, इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा, कल बजट भी आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत की तरफ से? ये भी इतलात आ रही हैं कि किसानों के लिए कोई रिलीफ आ सकता है, तनख्वाहदार तबके के लिए आ सकता है। आप इंडस्ट्री को किस हवाले से कहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं? बहुत शुक्रिया नजम साहब। जहाँ तक इकोनॉमिक सर्वे की बात है, और आपने भी कुछ डिजिट्स शेयर किए और हम भी अभी थोड़ी देर पहले उसको देख रहे थे, जो इंडिकेटर्स हैं वो तो मुस्बत हैं। 2.5 से हम GDP 2.7 पे चले गए, ओके दैट्स गुड। इंडस्ट्रियल ग्रोथ चले, हमने टारगेट बीट नहीं किया लेकिन 7% की है, ओके ठीक है। एक्सपोर्ट्स 7%, जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो 38 अरब डॉलर, ओके गुड। IT 3 अरब डॉलर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अब देखना ये है कि जो हम इंडस्ट्री में दो बातें करते हैं, या बिजनेस के हवाले से या एक्सपोर्ट्स के हवाले से, दो चीजें आप टर्मिनोलॉजीज आप भी सुनते हैं, जवाद भाई भी हर वक्त जिसकी बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो एक अलग टॉपिक है, वो इदारों से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। दूसरा जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कल देखना ये है कि इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या करने जा रहे हैं। जब तक कॉस्ट ऑफ हमारी डूइंग बिजनेस जो है, हमारी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट जब तक नीचे नहीं आएगी, हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कैसे करें। मैं फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम फॉरेन रेमेडी नहीं दे सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट भी फॉरेन कहाँ से इतना कुछ कर दे, जाहिर बात है सब्सिडीज या इनसे कब तक ये सब्सिडीज चलती रहेंगी। जैसे अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे कि जी वीट में या ये सब कुछ इतने अरबों रुपए कर्जा लेके और सब कुछ करना पड़ता था, ओके। तो फिर हमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो तवज्जो देनी है वो रेडी क्रॉप की तरफ देनी है। रेडी क्रॉप फॉर एग्जांपल हमारा IT सेक्टर में 3 अरब डॉलर पे हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। हमारे फ्रीलांसर्स ने माशाल्लाह $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की, लेकिन इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज हैं।
वो टेक्नोलॉजीज अभी भी हमें तवज्जो देनी होगी, प्राइवेट सेक्टर को भी और गवर्नमेंट को भी मिल के उस पर तवज्जो देनी होगी। हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स तो $3 अरब गई हैं, लेकिन देखना ये है कि हमारे स्टेट बैंक की पॉलिसीज क्या है, क्या उसमें से जो एक्सपोर्ट है या वो सॉफ्टवेयर हाउस है या जो कंपनी है वो कितने डॉलर्स रिटेन कर सकती है, कितने ला सकती है, क्या उसमें कितने % का फर्क आ रहा है। उसकी वजह से बहुत सारा हमारा डॉलर जो है एक्सपोर्टर का डिफरेंट कमोडिटीज का वो दुबई में पार्क हो रहा है, वो यूएई में पार्क हो जाता है, वो सारा का सारा डॉलर मुल्क में नहीं आ रहा। तो हमें ईज जो करना है चीजों को और हमें जो हमारी जो कॉस्ट है उसमें जो पॉलिसीज में चेंज लेकर आना है वो इस तरह भी तवज्जो देनी है कि हमें और ज्यादा ईज दें ताकि सारा का सारा डॉलर हमारा वापस आए। फिर कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, अब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा किसान जो है वो एक ट्रेडिशनल रवायती हम उस पर चीजों पे चल रहे हैं। अब हमें प्राइवेट सेक्टर को भी, उसमें चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी शामिल हैं, उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, ये हैंड इन ग्लव करना है, हमें ब्रिज का काम करना है कि क्या हम कितना पैसा अब आगे तरक्याती खर्च करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, हम अपने किसान को टेक्नोलॉजी की तरफ कितना लेके जा रहे हैं, हम उनको कितनी अवेयरनेस दे रहे हैं, कितनी ज्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में किन चीजों की डिमांड ज्यादा है। हम क्या आज दिन तक वीट, कॉटन, राइस इसी में फंसे रहेंगे, या हमने ये देखना है कि हमारा अपना पड़ोसी मुल्क है, इतने अच्छे फ्रेंडली टर्म्स हैं चाइना, वो हमसे कहता है कि जी जितना भी आपके पास सोयाबीन है, और उसने 7 डिफरेंट सोयाबीन की फॉर्म्स की पाकिस्तान को लिस्ट दी हुई है कि चाहे वो सोयाबीन ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन है, डिफरेंट उसने फॉर्मेलिटीज दी हैं कि आप हमें सोयाबीन दें। तो क्या हम अपने किसान को एजुकेट कर रहे हैं? इस तरह की और बहुत कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन की, वो हमें अब करना बहुत जरूरी है। एक और हमारा जिस तरह माइनिंग सेक्टर है, इसी तरह हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है, जेम्स एंड स्टोन का। अभी तक हम जो है कन्वेंशनल तरीके से उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। हम हमारा केपीके, हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है वो सारा का सारा उसको लॉस कर देता है 80%, क्योंकि हम अभी तक उसको ब्लास्टिंग से करते हैं। हम क्यों नहीं जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेके आते उसकी एक्सट्रैक्शन की, जर्मनी इज वेरी गुड इन दैट, तो हम क्यों नहीं उसमें आते ताकि हमारा जो वो 20% रह भी जाता है वो हमसे ज्यादातर थाईलैंड और चाइना ले जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है और वो अरबों डॉलर कमाते हैं, और हम अपना वो रॉ पत्थर उनको दे देते हैं, हमारे जेम्स जो हैं, और वो कुछ जैसा ऐसे कभी कुछ जेम्स भी दिन होते पहले हैं आप ही के शहर के साथ, आप अभी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी इस पर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और कई मुल्कों की शिरकत भी हुई थी, और वहाँ पर इसमें ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान पे, बलूचिस्तान पे और खैबर पख्तूनख्वा जो कि एनरिच्ड हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी पेशरफ्त होने वाली है वहाँ पर। जी इंशाल्लाह। इसमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी काफी क्रेडिट जाता है कि हम पिछले 4 साल से एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन इंटरनेशनल लेवल की इस्लामाबाद में करते हैं, और सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की 3 दिन की करते हैं, और उसमें हम इस्लामाबाद में इसलिए करते हैं कि चलें एटलीस्ट हमारा जितना फॉरेन डिप्लोमेट है, चाहे कमर्शियल काउंसलर हैं, चाहे एम्बेसडर्स हैं, अगर वो हमारे केपीके में नहीं जा सकते, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट हम उनको एक छत के नीचे पाकिस्तान के जेम्स एंड स्टोन जो हैं उनसे मुतारिफ करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अब काफी आगे बेहतरी आने वाली। यानी आप तो कह रहे हैं अब कि हमें अब एवेन्यूज बहुत ज्यादा, काफी एवेन्यूज हैं। जी जी एवेन्यूज काफी हैं। हमें अब प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देना होगी, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, जो रवायती, हम सर्जिकल, हम लोग राइस, हम वीट, कॉटन, टेक्सटाइल, अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अवेयरनेस दे, और प्राइवेट सेक्टर को भी ये चाहिए, हम लोग जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं हम लोग भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा बाजू पकड़े हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका, और जो एसएमई सेक्टर है। आप देखें जापान का, नजम भाई, जापान की 96% जो इकोनॉमी है वो एसएमईज पे चलती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है भी सही, और जो ट्रेडिशनल है उसके हट के, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हम माजरत के साथ हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, हम असेंबलर्स हैं। हम तो सब कुछ जापान और थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे गाड़ी जोड़ देते हैं, लेकिन क्या हमारी वेंडर इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ की है, हमने वेंडर इंडस्ट्री को कितना आगे लेकर आए? नहीं, वो हम नहीं लेकर आए। तो ये वो चीजें हैं कि स्टिल अभी तक इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमें
गवर्नमेंट को इस सेक्टर में वेंडर्स और एसएमईज में बहुत तवज्जो देनी चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए। और अब वो दौर नहीं रहा पुराना वाला, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नहीं रहा, हमें अब टेक्निकल सही। एजुकेशन अच्छा, स्किल की तरफ जाना मैं होगा। शाहिद साहब आपको बताऊं कि ये राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम इसमें मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो जिस हद तक हमारी चेन स्टोर्स एसोसिएशन अपना रोल प्ले करती है इन तमाम चीज़ों में, शायद ही कोई और करता हो। आप सरपरस्ती आला हैं, किस तरह देख रहे हैं इस वक्त राना तारिक साहब इस इक़्तिसादी सर्वे को भी, और कल आने वाले बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तिसादी सर्वे दो तरह की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी एसेंशियल्स हैं, उसमें जैसे एग्रीकल्चर है और आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके बारे में इक्तिसादी सर्वे ये बता रहा है कि इसमें वो रिजल्ट्स हमने अचीव नहीं किए। जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की हैं, जैसे रेमिटेंस की बात की है कि उसमें हमें इस साल 38 बिलियन आए हैं, तो ये भी एक और चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बैक एंड पे देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वहाँ पे जो पाकिस्तानी है उनकी इनकम बढ़ी है या उन पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ी है। रियलिटी ये है कि पिछले चंद सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से निकल के गए और इमिग्रेशन ली, उनका कंट्रीब्यूशन भी ऐड ऑन हुआ है, जिसकी वजह से हमें नंबर्स आए हैं। मैं समझता हूँ कि हर चीज बहुत मुस्बत नहीं है और हर चीज बहुत गलत नहीं है। कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जिसके नतीजे में सर्टेन इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिड्यूस हुई है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ है, आपके इस तरह आप मुख्तलिफ स्टेप्स स्टेट ने लिए हैं, जिसके नतीजे में जैसे स्मगलिंग की अगर हम बात कर लें, हवाले हुंडी की बात कर लें, बहुत सारी चीजें जो बैक एंड के ऊपर जो डेंट डाल रही थी इकोनॉमी को, उनके ऊपर इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एग्रीकल्चर में अभी जवाद भाई बात कर रहे कि हुकूमत ने कार्ड दे दिया और आप अपनी फसल को होल्ड करें और 3 महीने बाद 4 महीने के बाद अगर उसकी प्राइस बेहतर होती है तो बेच दें। लेकिन इनको ये याद नहीं है कि पिछले साल जब 2700 रुपए मन या 2800 रुपए मन में लोगों ने बेचनी शुरू की, तो हुकूमत ने FIR दर्ज करवाना शुरू कर दी कि आप 2600 मन पे ऊपर बेचेंगे। स्टेट जो पॉलिसी अडॉप्ट की है उन्होंने कि हमने इंटरफेयर नहीं करना, कि हम आपसे बाय नहीं करेंगे और कीमत का तयन नहीं करेंगे। लेकिन वही स्टेट 4 महीने के बाद जब किसान के हाथ से चीज निकलती है या उसको किसी राना साहब, मेरा ख्याल है किसानों की बात है, किसानों से जरूर करेंगे। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, चूंकि चेन स्टोर्स एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान के कंज्यूमर के हवाले से बहुत ज़्यादा रिलेटिव चीज़ है। आप अपने हवाले से ज़रा डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा कि क्या होना क्या चाहिए। हम इस वक्त ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। रीजन बीइंग टैक्स की कंप्लायंस और अदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। अगर यही चीज अगर आप इंडस्ट्री पे देखें तो सिमिलर सिचुएशन है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर की बाइंग पावर रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट ग्रोथ बहुत बुरे तरीके से हिट हुई है। हम जो एडिशनल इन्वेंट्री प्लान कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी प्लान कर रहे थे, उसके ऊपर डेंट आया है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जैसे इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम अब वेजेस बढ़ेंगी और चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उससे मैं समझता हूँ कि हम अगले साल में मजीद प्रेशर में जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस का जो टारगेट सेट किया है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज रिटेल से ही कलेक्ट करने का है। तो हमारे ऊपर जो टैक्स बर्डन है जो कि मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हम कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। हम अब अपनी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के दरमियान जब चॉइस करनी पड़ती है तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। राना साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है टैक्स कलेक्शन का टारगेट बढ़ाती है, जो कि उसको बढ़ाना चाहिए। हम इस वक्त भी 10% पे नहीं है टैक्स टू GDP के, और हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को टैक्स बढ़ता है वो नहीं बढ़ना चाहिए, टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए। आप हमेशा से इस चीज़ से एग्री करते हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि आपके बिजनेस को उस वक्त मुतासर होना पड़ेगा जब कम अज़ कम उजरत हुकूमत बढ़ाएगी, लेकिन हुकूमत ने भी तो देखना है ना कि वो गरीब आदमी के लिए कुछ करे।
कुछ उसकी भी रोजी रोटी, उसका भी धंधा चले। अमीर आदमी तो एक वक्त में जो है 7-8 हज़ार पर हेड खा के आ जाता है, तो गरीब ने तो 7-8 हज़ार रुपये में पूरे महीने का राशन डलवाना होता है, उसका भी देखना है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत दोनों तरफ देखे, ये ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें, आम आदमी की बाइंग पावर जब बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है तो उसका बिजनेस के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उसकी रोजमर्रा की जरूरियात जब पूरी नहीं होती, क्योंकि हर या बिजनेस कोई एसेंशियल बेच रहा होता है और कोई नेसेसिटी बेच रहा होता है, कोई लग्जरी बेच रहा होता है और कोई लेयर बेच रहा होता है। तो बिजनेस कनेक्टेड होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आम आदमी की बाइंग पावर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मिनिमम वेज है वो इतनी कम हो कि लोग अपनी लिविंग ना गुजार सकें, लेकिन असल चीज ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऊपर फोकस करना चाहिए। जो स्टेट के पास जैसे बिजली है, गैस है या और इस किस्म की चीजें हैं, उसके ऊपर तो रिलीफ उस तरह से अभी तक नहीं आ सका। पेट्रोलियम की प्राइसेस उस तरह से नहीं आ सकी। उसको आप कंपनसेट ऐसे करेंगे जिससे वो प्राइस, उसको वेज बढ़ाएंगे तो वो टैक्स के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आएगा और दूसरा बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अब देखें, सैलरी के ऊपर टैक्स इतना हाई है कि हम एज ए बिजनेसमैन समझते हैं कि सैलरी क्लास पिस के रह गए पिछले एक साल में। तो उससे वेजेस बढ़ाने से वो कंपनसेट नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी जितनी हम वेजेस बढ़ाते हैं ना, उसका सैलरी रेट या सैलरी स्लैब बढ़ जाता है। वो कई लोग तो कहते हैं कि आपने 10,000 सैलरी बढ़ाई है, 35,000 हमारा टैक्स स्लैब बढ़ गया है। तो ये बड़ी रैशनल किस्म की चीजों की जरूरत है। बिल्कुल सही, आप जिस चीज़ की निशानदेही करें ये दुरुस्त है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो ये है कि हुकूमत जो है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने, अभी किसानों की बात कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन ये है कि किसानों के लिए भी बात की जा रही है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें IMF के साथ तय करना पड़ती हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ये है, और ये पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत की तरफ से भी हो सकती है, वो भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हमने किसानों पर टैक्स कम करना है, हमने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स करना है, कम करना है। जवाब साहब, इसमें जो अभी किसानों के हवाले से बात हो रही है, ज़राअत के हवाले से हो रही है, अच्छा बड़ी एक दिलचस्प से इदाद शुमार हमारे पास आए हैं। हमें ये बताया गया कि ज़राअत की जो तरक्की थी वो कोई आधा फीसद 0.6% पे रही, हालांकि वो 2% 0.52 पे रही। तो वो कोई रहनी चाहिए थी, 2% पे हमारा टारगेट था, हम नहीं कर सके। लेकिन इसके मुकाबले में लाइव स्टॉक जो कि ज़राअत का ही एक हिस्सा है, वो बड़ा जो है 4.6% पे जाता है। तो ये कंट्राडिक्शन अंदर ही मौजूद है। अगर हम ज़राअत की बात करें तो ज़राअत में ही हम लाइव स्टॉक को भी लेते हैं, कितना किसका हिस्सा है, शेयर है? देखें, हमने ना जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ 2-3 मेजर क्रॉप्स आ जाती है। हम गन्ने की बात करते हैं, हम गंदम की बात करते हैं, हम कॉटन की बात करते हैं। जी हाँ। हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी हमारी चावल की बात कर लेते हैं साथ। वही ना, 3-4 क्रॉप्स के अलावा हम अगली बात नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हमारी माइनर क्रॉप्स के अलावा हमारा लाइव स्टॉक भी है। लाइव स्टॉक जो हमारी टोटल एग्रीकल्चर का जो शेयर है उसके अंदर 63% शेयर जो है लाइव स्टॉक का है। अच्छा जी, अब 37% को तो हम डिस्कस करते हैं, 63% को हम डिस्कस नहीं करते। क्यों डिस्कस नहीं करते भाई? वहाँ पे अपनी, हम कहते हैं पाकिस्तान 6 लार्जेस्ट क्या नाम है एनिमल हर्ड्स जो दूध प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। अब 6 बड़ा दूध प्रोड्यूस कंट्री होने के बावजूद हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स कितनी है? हम उस सेक्टर को क्यों इग्नोर करते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, लो हैंगिंग फ्रूट है? हम उसकी वैल्यू एडिशन पे जाएं, हम यहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस करें, हम यहाँ पे क्या नाम है इसकी दही प्रोड्यूस कराएं, या हम इसके क्या नाम है जितने भी मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। हम एग्जांपल देते हैं, हमारा हमसाया मुल्क जिसकी हम बहुत सारी बुराइयां, लेकिन उसमें एक अच्छाई क्या है, अमूल एक उनका प्रोडक्ट है। वो क्या करता है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग से उन्होंने कॉपरेटिव से किया, छोटे छोटे किसानों के। इस वक्त दुनिया में बड़ा प्रोडक्ट है सिर्फ ये जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लाइव स्टॉक की। तो पाकिस्तान के अंदर वो सेक्टर जिसको जो एग्रीकल्चर में मेजर शेयर रखता है उसको डिस्कस नहीं करते हैं हम, उसके ऊपर पॉलिसी नहीं लेके आते, उसको इम्प्रूव नहीं करते। और ये वो सेक्टर है साल में एक दफ़ा उसमें मेजर बिग पुश आता है। हम आज ईद के तीसरे दिन बैठे हुए हैं और इस तीसरे दिन हमें पता है कि ये जो हमारा कुर्बानी का एक सिलसिला होता है जो लाइव स्टॉक का है, उसमें 250-300-400 अरब रुपए का बिजनेस होता है सिर्फ 3 दिन के अंदर। दुनिया में कोई ऐसा
कोई बिजनेस नहीं होता 3 से 4 दिन के अंदर आज 300-400 अरब रुपए, यानी आप $1.5 बिलियन की 3-4 दिन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर देते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी रूरल इकोनॉमी में जाती है, मेजॉरिटी शेयर 10 to 20% उसका शेयर जो है हमारे अर्बन एरियाज में जहाँ पे मंडियाँ वगैरह लगती हैं, वहाँ पे जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनको जाता है, बाकी 80% हमारा रूरल इकोनॉमी में जाता है और पूरा साल पाला जाता है उसको, हम उसको इग्नोर करते हैं। उसकी ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर की हम कहते हैं 0.5% हुई है टोटल। अच्छा, बड़ी इतलात मिल रही है कि हुकूमत जो है किसानों के लिए और तनख्वाहदार तबके के लिए कोशिशें कर रही है, क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखें नजम भाई, बड़ी सीधी सी बात है, हुकूमत चाहती है, इस वक्त हुकूमत IMF के शिकंजे के अंदर है। हुकूमत ने शिकंजे को तरीके से देखें, प्रोग्राम में हम डिफॉल्ट करके गए थे हमारे साथ, हमारी जो पिछली हुकूमत थे, हमारे हुक्मरान थे ना, जो कहते थे डिफॉल्ट, वो तो मुंह से कहते थे डिफॉल्ट हो गया पाकिस्तान, अल्लाह उनको लानत डाले जो इस मुल्क को क्या डिफॉल्ट हो गया, तो वो तो डिफॉल्ट कहते थे, वो उससे हमें निकाला। हम IMF के एक प्लान के प्रोग्राम के अंदर है, हम उस प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल सकते, हमने तरीके से मैनेज करना है। गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, अल्टरनेट्स दे रही है कि हम इसको यहाँ से निकाल लें तो वहाँ से बजट कर लें, क्योंकि IMF कहता है जी आपका से 12 ट्रिलियन का 12 खरब का आपका क्या नाम टारगेट है टैक्स का, तो आपने 12 खरब पूरे करने हैं। मुझे ये नहीं पता कि नजम से आपने टैक्स लेने का जवाब से लेना है, मुझे 12 खरब चाहिए। तो 12 खरब करने के लिए अब वो कैसे करेगी, गवर्नमेंट को मैनेज करना है, किसी को रिलैक्स। अब होता क्या है, तारिक साहब तो एक अच्छे सेक्टर से हैं, चेन स्टोर है जो टैक्स नेट में है, इनके ही इर्द गिर्द जो इनके दोस्त भाई ट्रेडर्स बैठे होते हैं वो टैक्स नहीं देते, वो प्रॉपर अपना इनकम टैक्स दें तो इनके ऊपर से टैक्स बर्डन ईजी हो जाए। जब इनके ऊपर टैक्स बर्डन ईजी हो जाएगा तो वो तनख्वाहदार के ऊपर ईजी हो जाएगा। तो ये मोटिवेट करें, पॉइंट आउट करें कि भाई मैं तो चेन स्टोर एसोसिएशन, मैं कहता हूं ये कह सकते हैं कि चेन स्टोर एसोसिएशन जो वो टैक्स चोर नहीं हो सकते। मैं वही कह रहा हूं, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो उनका बिजनेस मुश्किल में आ गया कि जो साथ बैठा हुआ पैरेलल बैठा हुआ, दूसरा वो चेन स्टोर में नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अपने आप को टैक्स भी चोरी कर रहा है, टैक्स अवॉइड कर रहा है, और हर 6 महीने बाद वो नवी नवी गाड़ियां ले रहा है। 40% हमारी LSM में ग्रोथ आई ऑटोमोबाइल्स की, इन्हीं के जरिए आई है। फिर गवर्नमेंट कहती है, मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर के जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं उनको टैक्स करना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं जाना चाहिए कि आप फर्टिलाइजर पे GST बढ़ा दें, 18% कर दें, वो तो हर किसान पे जाएगा। जो बड़े बड़े किसान हैं जो मुरब्बे लेके बैठे होते हैं, करते कराते कुछ नहीं है, वो अपनी इनकम टैक्स डिक्लेयर नहीं करते, सारी एग्रीकल्चर इनकम में ले जाते हैं। क्यों जी, पता लगता है जी उसकी रिटर्न उसने फाइल की, उसने टैक्स भरा एग्रीकल्चर इनकम में जाके 10,000 रुपये, और एक जो क्या नाम है नौकरी कर रहा है उसकी साल की तनख्वाह 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, उस बेचारे ने भरा 70,000 रुपये टैक्स। अब 8 लाख रुपए इनकम लेके 70,000 टैक्स भर रहा है, और वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा गया अपने एग्रीकल्चर के अंदर, उसने 10,000 रुपए दिया। मैं जरा दोबारा मलिक शाहिद सलीम साहब की तरफ, शाहिद साहब, बहुत प्रॉपर्टी सेक्टर जो है इस वक्त हमें दूसरे नंबर पे नजर आया टैक्स जमा करवाने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं वो मुश्किलात का भी शिकार है। बहुत सारे जो हमारे इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हैं। हुकूमत ने पिछले दिनों कोशिश भी की कि कुछ इसको सहूलियात दी जाएँ, रियायत दी जाएँ, लेकिन कुछ IMF बीच में आ गया। अब आपको कहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा दूसरा बड़ा सेक्टर है टैक्स पे करने के हवाले से, वो कोई उठे खड़ा हो, किस तरह हो सकता है? नजम साहब, इसमें मैं पहले एक चीज जो भी मेरे बाकी सारे कुलीग्स बात कर रहे थे, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि यकीनन ये भी उससे एग्री करेंगे कि ऑल इनकम्स शुड बी टैक्सेबल। हमारा पाकिस्तान का अलमिया ये है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ चाहे वो हमारा आप जॉब्स की बात कर रहे हैं या सैलरीज की बात कर रहे हैं बढ़ने की और उस पर टैक्स आप बात कर रहे हैं, या हमारा जैसा आप चेन्स की बात कर रहे हैं, या हम चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स में तो मेंबर बनता तब ही बंदा मेंबर बन सकता है इंडिविजुअल या कंपनी कि अगर वो फाइलर होगा, और हर साल उसकी मेंबरशिप की रिन्यूअल भी तभी होती है कि वो अगर इनकम टैक्स की रिटर्न ला के दिखाता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारा अभी तक अनटैप्ड है। हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे फाइलर्स की तादाद बढ़ गई, लेकिन क्या हमने टैक्स बेस को बड़ा किया कि वो फाइलर तो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने फाइल क्या किया है, हमें ये भी देखना है, और इस चीज में हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं शायद साहब, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो जीरो पे फाइलिंग करती है, और जीरो फाइलिंग के अलावा 100 रुपए पे करने वाले भी बहुत हैं। अभी जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि जी अब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अगर ये फाइल कर रहे हैं कि मैंने यूरिया खरीदा और उस यूरिया में इतना % GST था, मुझे वहां से इतना इनपुट मिल गया, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गई। हम ये कह रहे हैं कि ऑल इनकम्स अक्रॉस द बोर्ड शुड बी टैक्सेबल। ये जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा तो हम जिस तरह भी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं,
इसकी कुछ हम एग्जांपल यही देते हैं कि एक मशीन में बार बार आप सेम शुगर केन को, सेम गन्ने को डालते हैं, पहली दफा जूस, दूसरी दफा थोड़ा कम जूस, तीसरी दफा, उसके बाद चौथी दफा उसी गन्ने को डालेंगे, उसमें से क्या निकलेगा? हम सही। स्क्वीज कर रहे हैं उसी टैक्स बेस को, उसी जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, हम उसी पे डिफरेंट तरीकों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते रहते हैं। तो हम, ये एक बहुत जरूरी चीज है। जहां आपने प्रॉपर्टी टैक्स सेक्टर की बात की को सेकंड है, अब उसमें भी ये आप देख लें कि उसमें टैक्स चूंकि मैंडेटरी है, आपके पास अदर वे कोई नहीं है। आप एक प्लॉट बेचने जाते हैं या एक प्लॉट लेने जाते हैं, या आपकी कोई ट्रांसफर है, तो उसमें आपको कहा जाता है कि आप एनओसी लेके आए, और एनओसी आपको एक्साइज ऑफिस से भी लेके आना है और आपको टैक्स ऑफिस से भी लेकर आना है। तो जितने आपके बेशक उसके 2 या 3 साल के भी एरियर्स थे, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू पे। इसलिए वो सेक्टर जो है वो आप कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पे है। दूसरा, हमारा जो वो सेक्टर है वो मुश्किलात का शिकार था, बिल्कुल। हमें उसका जो हमारा खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन है, हमें रियल स्टेट पे मेरा ख्याल है इतनी तवज्जो के बजाय हमें कंस्ट्रक्शन जो हमारा है, जो डेवलपिंग सेक्टर है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज उसमें 27 से जायद इलाइट इंडस्ट्रीज आपकी एसोसिएट होती हैं। 27 एलाइट इंडस्ट्रीज जब एसोसिएट होती हैं, चाहे उसमें हार्डवेयर है, चाहे सीमेंट है, चाहे वो ईंट सप्लाई कर रहा है, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री है, जो भी है, उसमें 27 एलाइट जब आ जाती हैं, तो उससे आप देखें कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक व्हील कितना रेवोल्यूशन आता है। तो बिल्कुल हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, न कि हमें रियल स्टेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये पैरेलल तब होगा कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तवज्जो देंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में ये होता रहा है कि हमारे मुल्क में रियल स्टेट सेक्टर के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए और कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। एक और चीज जिसको हम 52.8% हमारी ग्रोथ तो हुई है हमारी स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर में, लेकिन हमारी माजरत के साथ अभी भी हम उसको उस तरह अवेयरनेस नहीं देते, लोगों की ग्रूमिंग नहीं करते कि ये भी एक ऐसी सेक्टर है कि जिसकी तरफ हमें आना चाहिए और कैपिटल कम्युनिटी की तरफ भी आना चाहिए, जो कि हम नहीं आते। तो इसलिए फिर हम हर कोई जो है वो रियल स्टेट सेक्टर की तरफ जा रहा होता है। हमें लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके आना चाहिए। हमने तो एक मौके पे ये भी कहा था कि जब डिफरेंट इमेंसिटी स्कीम गवर्नमेंट लाती थी पिछले अदवार में जब आई, तो हम कहते थे कि आप बजाय इसके कि ये कि जी 1% या 2% या 5% पे डिफरेंट इमेंसिटी स्कीम्स लाते थे, या आप वो जो ब्लैक मनी उसको वाइट कर लें और इतने % दे दें, उसको आप रिलेट कर दें इंडस्ट्री से कि जी एक वो मनी, आपकी जो ब्लैक मनी है, वो तब वाइट होगी कि वो 5% पे करने से नहीं होगी। गो एंड हैव एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री आप लगाएं, और उस इंडस्ट्री से मुतल्लिक आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसा कहां से लेके आए। तो इस तरीके से वो वाइट हो जाएगी, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगी, मुल्क में सनत भी लगनी शुरू हो जाएगी, और जो आप इन्वेस्टमेंट देते हैं वो भी हो रोजगार जाएगी। भी मिलेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, और ये जो आसान कारोबार था रियल एस्टेट की तरफ, उससे भी थोड़ा सा डाइवर्शन होगी। हम पर टैक्स की बात कर रहे थे राना तारिक साहब, और चेन स्टोर एसोसिएशन तो पाकिस्तान की जो है वो तो बजा तौर पे कह सकती है कि आप तो हर रसीद कंप्यूटर से जनरेट करते हैं, आप तो हर जो है आइटम के ऊपर आपका टैक्स जो है उसी वक्त डिडक्ट होता है, सारा कुछ वो है। लेकिन इसके बावजूद हम जो टैक्स टू जीडीपी के 9 पॉइंट समथिंग पर है, अभी 10% पे भी नहीं है। राना साहब, जो जदीद अकवाम है वो तो 40% पे पहुंचे हुए हैं। हम क्या करें टैक्स कलेक्शन के हवाले से, टैक्स को बढ़ाने के हवाले से? आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसमें ना आपको थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो टैक्स लिया जाता है ना, वो रेवेन्यू पे लिया जाता है, इनकम या प्रॉफिट पे नहीं लिया जाता। सेल टैक्स भी रेवेन्यू के ऊपर है, और जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि एक टर्नओवर टैक्स है जिसको मिनिमम टैक्स हम कहते हैं इनकम टैक्स का। अगर एक नया बिजनेस है जिसने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो टर्नओवर की मद में लाखों या करोड़ों रुपए पे कर देता है, तो उसको लिए ये एक डिस्करेजिंग सिचुएशन होती है। तो पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ऐसा है जिसमें इंटरनली फॉल्ट लाइंस हैं, जिसकी वजह से आप ना किसी को कन्विंस कर पाते हैं और ना आप रेवेन्यू उस तरह से जनरेट कर पाते हैं। नंबर 2, पॉलिसीज ऐसी लाई जाती हैं जिनका कोई तलक नहीं होता टैक्स कलेक्ट करने से। अब रिसेंटली लास्ट ईयर ताजर 2 स्कीम आई। जब ये स्कीम आई, हमने जाके बताया कि आप 500 मिलियन IMF से ले लेंगे, ये स्कीम फेल हो जाएगी। मैं आपके प्रोग्राम में भी आता रहा, आप मुख्तलिफ जगहों पे बात करते रहे, और हम टेक्निकली बताते रहे कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ कर्ज लेने की स्कीम है, इसके नतीजे में रेवेन्यू नहीं आएगा,
और जब ये स्कीम फेल हो जाएगी तो आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा के या कंप्लाइंस बढ़ा के ये पैसे रिकवर कर लेंगे। तीसरी चीज ये कि आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनके फाइलर बढ़ गए। अगर आप गौर करें तो फाइलर की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि आप एक सर्टेन बिजनेस ओन करते हैं और उसके ऊपर कोई बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। वो कहते हैं इतना रेवेन्यू हो, बैंक अकाउंट में इतनी चीजें हो, इतने एसेट्स हो, इतनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो। तो इस सिनेरियो में एक ही सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बाकी एग्जांपल्स से बात लंबी हो जाएगी। 38 बिलियन का रेमिटेंस जो आपके पास आता है वो किसी ना किसी पाकिस्तानी की बीवी, बहन या माँ या भाई के अकाउंट में जाता है। आप उस बंदे को जिसकी कोई इनकम नहीं है, माँ स्वयं रेमिटेंस के, उसकी माँ 65 साल की, आप उसको भी फाइलर बना रहे हैं। एक पाकिस्तानी है जो कनाडा में रहता है, उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है, वो पाकिस्तान में बेचने के लिए आ रहा है, उसको आप कहते हैं आप पहले फाइलर बने तब प्रॉपर्टी बेचेंगे ताकि आपका जो टैक्स कटना है वो हाफ हो जाए। आप उसको भी जबरदस्ती फाइलर बना रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये डाटा नहीं दिया कि ये जो फाइलर इंक्रीज हुए हैं इससे रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं इनसे जो रेवेन्यू इंक्रीज की रेशो बड़ी मिनिमल होगी, क्योंकि आपका जोर फाइलर बनाने पे है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी का ग्राफ फाइलर बनाने पे है। जैसे एक वक्त में पुलिस में होता था ना कि एफआईआर कितनी दी है, वो सही है या गलत है कोई नहीं देखता था। तो आपकी जो फॉल्ट लाइन है वो आपकी पॉलिसीज में एग्जिस्ट करती है। इसमें मैं रांझो आपको बताऊं, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो जहां पे ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पे बात हुई, उसके साथ साथ जो है उन्होंने बताया एफपीआर में इस्लाहात के हवाले से। आई होप कि हम सब जो तजावीज़ दे रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेंगी, वज़ीर ख़जाना तक पहुंचेंगी, मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचेंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम इसको आगे लेकर चलेंगे। मैं इस वक्त जो है अबूजर शाद हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ग़ालिबन बैरून मुल्क हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कोई फ़्लाइट है उनकी और बड़े ही थोड़े सी देर के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं कि ये जो इक़्तिसादी सर्वे आया आपने देखा अबूजर शाद साहब, और इसके साथ साथ जो बजट आ रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से, किस तरह आपने देखा इसको और आप इससे क्या उम्मीदें रखते हैं अबूजर शाद साहब? साल 1.37% ग्रोथ हुई थी और इस साल कोई थोड़ी सी बेहतरी आई है, 4.77% हुई है। जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 2.5% थी, इस साल 2.68% हुई है। एक्सपोर्ट पे आ जाएं, पिछले साल हमने 28.12 अरब डॉलर की थी, इस साल हम 31.5 अरब डॉलर तक कर पाएंगे। पिछले साल इन्फ्लेशन 24.5% था, इस साल माशाल्लाह कोई बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन 4.6% रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट ने कर ही ली है। जब तक आपके 10 करोड़ 55 लाख के करीब अकाउंट होल्डर हैं 55 बैंकों में, जब तक आपने इन सब को टैक्स नेट पे नहीं लाएंगे आपका टैक्स बेस बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा एज मिला है वो ये मिला है कि पिछले साल 23.85 अरब तकरीबन 24 अरब डॉलर की रेमिटेंस बाहर से आई थी, जो इस साल उम्मीद है कि 38 अरब डॉलर के करीब हो जाएगी। हो सकता है 40 अरब डॉलर को टच कर ले, जिसकी वजह से ये जो 12 अरब डॉलर तकरीबन 15 अरब डॉलर का जो गैप आ रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है। ये 15-16 अरब डॉलर की वजह से हमें कुछ सांस आई है, नहीं तो ये सांस आती नज़र नहीं आ रही थी हमें। हाँ, अलबत्ता पिछले साल 9 अरब डॉलर के करीब आपके पास फॉरेन करेंसी थी, जो इस वक्त 11.52 है, तकरीबन 11.5 अरब डॉलर। आप पाकिस्तान आएंगे तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में मैं सब दोस्तों से जैसे अगर जब मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक तो तकरीर भी तैयार होगी वज़ीर ख़जाना की मेन पॉइंट्स, उसके बावजूद बजट में सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए जवाब साहब? पहली प्रायोरिटी पे जो जिनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ा हुआ है उनका टैक्स बर्डन रिड्यूस होना चाहिए, और जो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए कंज्यूमर की, जो आप भी हैं मैं भी हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे इकदाम आने चाहिए जिससे लोगों को बाकायदा फील हो, उनको रिलीफ मिला। ठीक है, लोगों को रिलीफ मिला और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स इनकम। यही सवाल राना तारिक साहब आपसे, हुकूमत की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सैलरी क्लास को रिलीफ देना चाहिए, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया जाए।
सही। शाहिद सलीम साहब, आपके मुताबिक कल बजट आ रहा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी? देखिए जी, मैं इसको बड़ी मुख्तसर जल्दी से बात करूंगा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। मैं एक बिल्कुल लास्ट पे एक आपको कोट करूंगा। साबका वजीर आजम महातीर मोहम्मद मलेशिया के जो थे, वो कहा करते थे रावलपिंडी चैम्बर के एक इवेंट में, बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को अपना पार्टनर समझती है, बिल्कुल सही। और जो टैक्स आता है वो, उसको हम टैक्स नहीं कहते मलेशिया में, वो असल में गवर्नमेंट का डिविडेंड प्रॉफिट होता है जो कि उसको अपने पार्टनर कारोबार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सलीम साहब, जवाद साहब, अबूजर शाह साहब, राना तारिक साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हुकूमत को जो है टैक्स बढ़ाने के लिए, फाइलर बढ़ाने के लिए काम करना है। आम आदमी को, सैलरीड क्लास को रियायतें, सहूलतें देनी है, और उसके साथ साथ कारोबार आसान करना। जितना कारोबार आसान होगा उसके नतीजे में रुपए की रेट पे लोग टैक्स भी आएंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे। ये सब कुछ हुकूमत से आनी है, कर रही होगी। देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह हाफिज।